यहाँ एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। एक उग्र महामारी के बीच आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लगातार सूखे से एक सफल पर्यावरणीय प्रयोग की आवश्यकता है। अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश के चरम दक्षिण पश्चिम में कर्नाटक के समृद्ध राज्य की सीमा में स्थित है। जिला दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून दोनों के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। 1992 के रियो अर्थ समिट के बाद जैविक विविधता पर कन्वेंशन के कानून के बाद 1994 में जिले को वापस मरुस्थल घोषित कर दिया गया था। तब भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने आंध्र के पानी की कमी वाले शुष्क जिले को घोषित करना आवश्यक समझा। प्रदेश मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में है। यह तर्क दिया गया था कि सूखे और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए जैविक विविधता पर कन्वेंशन के प्रावधानों को भुनाया जा सकता है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1994 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने सूखे और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए गैर सरकारी संगठनों को भी सूचीबद्ध किया। यह निश्चित रूप से लंबी दौड़ के लिए था। गैर सरकारी संगठनों ने सूखे और मरुस्थलीकरण के दुर्बल प्रभाव को कम करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। पुराने सूखे के कारण मरुस्थलीकरण जलवायु परिवर्तन के तत्कालीन शिशु विज्ञान की शायद सबसे शुरुआती अभिव्यक्तियां थी। सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों ने भी महसूस किया कि आपदा को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन विकास, कृषि, विविध पारिस्थितिक हस्तक्षेप, उन्मूलन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा आदि के क्षेत्र में समग्र हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। और अब 3 दशकों के भीतर उल्लेखनीय रूप से बंजर भूमि और रेतीले पहाड़ हरे भरे खेत बन गए हैं, जहां अब तक घास की एक धार नहीं उगती थी। डिजिटल डिस्कोर्स फाउंडेशन की मालिनी शंकर इस 2 भाग श्रृंखला में रिपोर्ट करती हैं। भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार ने जल्द ही महसूस किया कि अनंतपुर जिला प्रशासन को मरुस्थलीकरण को तत्काल उलटना होगा। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर सूखे से निपटने और मरुस्थलीकरण को उलटने के लिए मरुस्थल विकास कार्यक्रम और एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम जैसी योजनाएं तैयार की। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए एक्सियन फ्रेटरना इकोलॉजी सेंटर, सोसाइटी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट सर्विसेज, मायरदा और रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट जैसे गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया गया था। श्री सत्य साई बाबा ट्रस्ट, जिसमें आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साई बाबा के वैश्विक अनुयायी शामिल हैं, ने ग्रामीणों को टैंकरों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति की, बोर कुओं को डुबो दिया और अल्पावधि के लिए सड़क के किनारे के नल भी लगाए। इस पहले एपिसोड में हम अनंतपुर जिले के कुछ हिस्सों में एक्सियन फ्रेटरना द्वारा किए गए कुछ कृषि पारिस्थितिक हस्तक्षेपों पर करीब से नजर डालते हैं। It is known fact that यह ज्ञात तथ्य है कि अनंतपुर जिला लंबे समय से सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। कम वर्षा, जिससे पीने और कृषि के लिए पानी की कमी हो जाती है। रास्ता रिज टू वैली वाटरशेड उपचार तकनीक का उपयोग कर रहा है, जहां अनंतपुर जिले में सूखे को कम करने के लिए वर्षा जल संचयन ही एकमात्र उपाय है। तो वाटरशेड विकास में मुख्य घटक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जहां मूल अवधारणा रिज से घाटी तक उपचार इस बंजर शुष्क स्थानों के इलाज का तरीका है, जो बहुत मदद करता है पुनः उत्पन्न करने और भूजल और हरियाली में सुधार करने के लिए यह क्षेत्र। इस अवधारणा के तहत रिज टू वैली प्राथमिक उपचार मेड़ों पर शुरू होता है, जहां डगमगाने वाली खाया, निरंतर समोच्च खाया, जल अवशोषण खाया ली गई थी। फिर धंसा गड्ढा, घाटी के किनारे धंसा गड्ढे गेंदबाज संरचनाएं खो देते हैं, दीवारों की जांच करते हैं, बांधों की जांच करते हैं। गेबियन, जहां जल संरक्षण गेबियन, मिट्टी की नमी संरक्षण गेबियन, चेक डैम, मिनी परकोलेशन टैंक, इस प्रकार के सभी कार्यों को कम करने में मदद मिलेगी। पानी की गति धीमा, अगला स्टोव, ये संरचनाएं पानी की कटाई और भंडारण में मदद करेगी। फिर जमीन में रिसकर भूजल में सुधार करता है।
इससे मिट्टी की नमी में भी सुधार होता है और इस क्षेत्र में प्राकृतिक पुनर्जनन को बढ़ावा देता है। AFEC ने भारत के पूर्वी घाट के चरम पश्चिम के इस पहाड़ी क्षेत्र में 70 पहाड़ी ढलानों को फिर से हरा भरा करना शुरू कर दिया है। एसियन फ्रेटर्नल इकोलॉजी सेंटर के कृषि पारिस्थितिक हस्तक्षेपों ने भूजल की पुनः पूर्ति के लिए हरित आवरण को बढ़ाने पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित किया। अन्य गैर सरकारी संगठनों ने आजीविका सुरक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, वयस्क साक्षरता आदि सहित समग्र दृष्टिकोण अपनाया। AFEC के एशियन फ्रेटर्नल इकोलॉजी सेंटर द्वारा किए गए इन कृषि पारिस्थितिकी हस्तक्षेपों में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए मिट्टी के पोषण को बहाल करना, जैव विविध बहुफसल और जलवायु लचीला कृषि के अलावा सूक्ष्म वित्त के अलावा जलवायु अनुकूल कृषि के लिए एक लिंग परिप्रेक्ष्य के साथ इन पहलों ने देशी पोषण को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म वित्त और महिला स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया। उदाहरण के लिए, महिलाओं ने देशी फसलों से बने पारंपरिक स्नैक्स बनाकर मूल्यवर्धन देने के लिए देशी फसलों की कटाई की। शुष्क क्षेत्र में बाजरा देशी फसल है। देशी बाजरे से इन पारंपरिक स्नैक्स को बनाने से महिलाओं को परिवारों की कृषि आय बढ़ाने में मदद मिली। ये कुछ अन्य हस्तक्षेप थे। वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से एशियन फ्रेटर्नल इकोलॉजी सेंटर के अद्वितीय भूजल पुनः पूर्ति में फलों के बागों को उगाना शामिल है, जिनके पत्तों के कूड़े और खाद योग्य गीली घास ने मृदा कार्बन बनाने में योगदान दिया है। इस प्रकार कार्बन का पृथक्करण और मिट्टी में नमी की मात्रा में वृद्धि हुई है। जिला प्रशासन और अन्य गैर सरकारी संगठनों ने वर्षा जल संचयन के बुनियादी ढांचे जैसे चेक डैम, पानी के रिसाव वाले टैंक, समोच्च बांध और अन्य इंजीनियरिंग हस्तक्षेपों के माध्यम से भूजल बढ़ाने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया। इसने AFEC को दूसरों के हस्तक्षेपों से अलग करने वाला एक बहुत ही अनूठा हस्तक्षेप बना दिया। First, let us try to understand what is watershed. पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि वाटरशेड क्या है। वाटरशेड को कैचमेंट या बेसिन के रूप में भी जाना जाता है। अब जब आप किसी जल निकाय को देखते हैं, तो आपके पास दो भाग होते हैं, एक जल ग्रहण क्षेत्र है और दूसरा एक कमान क्षेत्र है। कमान क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ किसान फसल उगाते हैं, जबकि जल ग्रहण क्षेत्र उस क्षेत्र का विरोध करता है जहां जल संरक्षण होता है। उस जल संरक्षण के कारण मिट्टी का संरक्षण होता है। लोगों के पास कमान क्षेत्र में पानी होता है ताकि वे साल भर फसल उगा सके और उनके पास मिट्टी में पोषक तत्व भी होंगे। वाटरशेड के कुप्रबंधन से पोषक तत्वों के साथ साथ पानी की भी हानि होगी, जिसके कारण किसानों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में किसानों के पास पानी की कमी होगी और मिट्टी के पोषक तत्वों से फसल की पैदावार कम होगी। जब आप वाटरशेड प्रबंधन की बात करते हैं तो यह मृदा और जल प्रबंधन है। सबसे पहले देखें और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको देखनी है वो है कैचमेंट। जब जल ग्रहण क्षेत्र 30% से कम वनावरण के स्तर तक अवक्रमित हो जाता है तो धाराएं मौसमी हो जाती हैं, यानी किसानों को पानी साल भर नहीं बल्कि 3-4 महीने के मौसम में ही मिलता है। अब यह आजीविका के पहलू में भी परिलक्षित होता है। विविध परागण तंत्र को बढ़ाता है, इसलिए इस प्रक्रिया में उस क्षेत्र में उपज बहुत अधिक होती है जहां किसान दूर रहने वाले किसानों की तुलना में जंगल के करीब होते हैं। आप जानते हैं कि एक खराब जल ग्रहण क्षेत्र में किसानों को उसी फसल के लिए भी उपज बहुत कम होती है। हितधारक की भागीदारी, जिसका अर्थ है कि प्रतिभागियों की कृषि पारिस्थितिक गतिविधि में हिस्सेदारी थी, ने सुनिश्चित किया कि प्रतिभागियों ने स्वयं सेवा गतिविधियों में गहरी रुचि ली। किसानों को फलों के बागों और वर्षा जल संचयन के बुनियादी ढांचे के अलावा जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए सूक्ष्म वित्त और साथ ही दुधारू गायों को खरीदने के लिए दिया गया।
अनंतपुर जिले के राप्ताडु मंडल के येरागुंटा गांव के एक किसान नरसिम्हा रेड्डी आज रुपये कमाते हैं। 1200 प्रति दिन गायों को दूध देकर और दूध की आपूर्ति स्थानीय दुग्ध डेयरी द्वारा की जाती है। एसियन फ्रेटर्नल इकोलॉजी सेंटर ने मिट्टी की उत्पादकता में सुधार के लिए मिट्टी के पोषण की बहाली शुरू की। इसे और स्पष्ट करते हुए डॉक्टर वाईवी मल्ला रेड्डी, निदेशक एसियन फ्रेटर्नल इकोलॉजी सेंटर अनंतपुर ने एक विशेष साक्षात्कार में डिजिटल डिस्कोर्स फाउंडेशन को बताया। Desertification manifested by मरुस्थलीकरण, उच्च स्तर की मिट्टी हुई मिट्टी, कम वनस्पति बायोमास और कम वन्य जीवन, कम पक्षियों, कम प्रकार के कीड़ों और इतने पर प्रकट होता है। वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के भीतर कई गतिविधियां जैसे मिट्टी और नमी संरक्षण, समोच्च बांध और उस तरह की गतिविधियां और फिर वर्षा जल संचयन भी, ताकि गिरने वाली सभी वर्षा को काटा जा सके और फिर भूजल में सुधार के लिए और वर्षा सिंचित के लिए भी उपयोग किया जा सके। फसल और इतने पर एक बार जब बायोमास और वृक्षों का आवरण बढ़ जाता है तो अन्य जीवित प्राणी जैसे पक्षी, कीड़े और वो सब जो पारिस्थितिकी वास्तव में विकसित होगी। One other thing, when you look at the वाटरशेड watershed, प्रबंधन के बारे में चीजों में से एक में इंजीनियरिंग दृष्टिकोण और पारिस्थितिक दृष्टिकोण दोनों शामिल हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में वाटरशेड प्रबंधन को सिविल इंजीनियरों द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जो केवल चेक बांधों को महत्व देते हैं। आप जानते हैं कि चेक डैम को पारिस्थितिक दृष्टिकोण के साथ एकीकृत करने का मतलब जल ग्रहण प्रबंधन है। देशी प्रजातियों के हरित आवरण को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण। देखिए कि आपके पास चेक बंद कब है, लेकिन यदि आपके पास देशी प्रजाति के पेड़ के कवर के साथ जल ग्रहण नहीं है, तो जल ग्रहण से गाद परिवहन के कारण गाद अधिक होती है। स्थलाकृति के अनुकूल वर्षा जल जहां भी गिरता है उसे एकत्र करना पड़ता है। एनजीओ ने छोटे छोटे चेक डैम बनाए जिनमें पानी का बहाव था। देशी पेड़ वाटरशेड में लगाए गए थे, जिससे पेड़ की जड़ों को बारिश के पानी के प्रवाह के साथ पार करने में मदद मिली। देशी पेड़ों ने पत्ती कूड़े और बायोडिग्रेडेबल गीली घास बनाने में भी मदद की, जो मिट्टी के पोषण को पोषित करती है। we are promoting natural farming. मिट्टी के पोषण की बहाली से मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है और पर्यावरण में नमी बनाए रखने में सुधार होता है। फलों के बागों को वाटरशेड के रूप में जाना जाता है। हम अनंतपुर जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। रासायनिक खेती से किसानों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। रासायनिक कृषि अब लाभदायक नहीं है और यह मिट्टी के लिए बहुत खतरनाक है। प्राकृतिक खेती में जैविक खाद शामिल है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। एसियन फ्रेटर्नल किसानों को हरी पत्ती के कूड़े और खाद के कचरे से गीली घास बनाने का प्रशिक्षण देता है। गाय के गोबर, पशु मूत्र, मिट्टी या साइट से दोमट मिट्टी, कार्बनिक ब्राउन शुगर रस्ट इत्यादि सहित हर्बल मिश्रण को मिश्रित और किण्वित किया जाता है, ताकि कृषि क्षेत्रों में केंचुओं को सचमुच खिलाया जा सके। रोगाणुओं के साथ मिलकर यह जैविक बायोडिग्रेडेबल खाद कृषि उपज को बढ़ाकर मिट्टी के पोषण को समृद्ध करती है। खेत की उपज स्वाद और स्वास्थ्य भागफल में इतनी समृद्ध है कि वे किसानों के लिए बेहतर आय प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में नमी बनाए रखने और स्वस्थ मिट्टी और जैविक जीवन के निर्वाह में मदद करने के लिए मिट्टी के पोषण को बहाल किया जाता है। वर्षा जल का रिसाव इसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए एक और लाभकारी स्थायी पारिस्थितिक हस्तक्षेप बनाता है। इसलिए एसियन फ्रेटर्नल इकोलॉजी सेंटर कई वर्षों से किसानों का समर्थन करते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। प्राकृतिक खेती के हिस्से के रूप में हम पारंपरिक रासायनिक कृषि से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम आसपास काम कर रहे हैं। हम अभी लगभग 10,000 किसानों के साथ काम कर रहे हैं और उन्हें प्राकृतिक खेती में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और हम अपने परियोजना क्षेत्र राप्ताडु, कुंदुरपे और सेतूर मंडलों में 3 मंडलों के 35 गांवों में ध्यान से काम कर रहे हैं। हम रायथू साधिकारा संस्था के सहयोग से काम कर रहे हैं, जो एक सरकारी विंग है जो प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है।
प्राकृतिक खेती के हिस्से के रूप में हम किसानों को प्राकृतिक खेती के कुछ प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि खेत की खाद डालना और बीजामृत, जीवामृत और अन्य चीजों के साथ बीज उपचार करना और मिश्रित फसल, सीमा फसल, जाल फसल के लिए भी जाना। हम जीवामृत को भी बढ़ावा देते हैं। गोबर, गोमूत्र और अन्य चीजों के साथ किया जाता है, जो एक बहुत अच्छा मिट्टी उर्वरक बूस्टर है। हम मिट्टी में वनस्पति को बढ़ावा देने के साथ साथ यांत्रिक कीट नियंत्रण विधि और जैविक कीट नियंत्रण विधियों को भी बढ़ावा देते हैं। इन चीजों के लिए हम किसानों को कृषि में रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ग्राम स्तर पर नियोजन में नेट प्लानिंग के साथ साथ कैचमेंट लेवल प्लानिंग भी शामिल है। नेट प्लानिंग में प्रत्येक फार्म होल्डिंग स्तर पर मिट्टी और नमी संरक्षण, फार्म वानिकी, फलों के पेड़ लगाने आदि जैसी गतिविधियां शामिल हैं। नेट प्लानिंग किसान की सूचित भागीदारी के साथ की जानी चाहिए ताकि हम बनाए रखें होल्डिंग स्तर पर गतिविधियां। कैचमेंट लेवल प्लानिंग में मुख्य रूप से वर्षा जल संचयन संरचनाएं जैसे चेक डैम और वृक्षारोपण, चारागाह, भूमि विकास शामिल हैं। मुझे अपनी जमीन में लगाने के लिए 350 आम के पौधे दिए गए। नाबार्ड की फंडिंग से AFEC द्वारा बनाए गए फार्म तालाब की बदौलत हम अपने पौधों को पानी दे रहे हैं। वैकल्पिक फसल के रूप में हम मूंगफली उगाते थे। मैं अगले साल आम की अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा हूँ। इससे गांव की अच्छी तस्वीर सामने आएगी। फिर हम आम सहमति निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से सभी वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ एक वाटरशेड विकास समिति का गठन करते हैं। साथ ही हम जागरूकता पैदा करने वाली गतिविधियों का आयोजन करते हैं कि वाटरशेड विकास क्या है, किन गतिविधियों को लागू किया जाएगा और यह भूमिहीनों सहित गांव के विभिन्न वर्गों को कैसे लाभान्वित करेगा। इन सभी प्रक्रियाओं में हम वाटरशेड विकास समिति सहित महिलाओं की भागीदारी को सूचीबद्ध करने को उच्च प्राथमिकता देते हैं। सतत वाटरशेड विकास के लिए लोगों की भागीदारी और उनका स्वदेशी स्थानीय ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। वाटरशेड विकास एक बहुविषयक हस्तक्षेप है जिसमें मृदा विज्ञान, जल विज्ञान, लघु सिंचाई, भूजल, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, कृषि वानिकी, वनीकरण, चारा विकास आदि शामिल हैं। इसलिए इन सभी विषयों के इनपुट को शामिल किया गया है। सरकारी एजेंसियों और अन्य किसानों के साथ मिलकर योजना और कार्यान्वयन में वाटरशेड विकास समिति वाटरशेड फंड के प्रबंधन सहित निर्णय लेने, योजना बनाने और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाटरशेड विकास में लोगों की भागीदारी को सूचीबद्ध करने में पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे वाटरशेड विकास कार्यक्रमों की सफलता मुख्य रूप से लोगों की उच्च स्तर की भागीदारी के कारण है, जिसमें स्वदेशी ज्ञान, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही शामिल है। एसियन फ्रेटर्ना पारिस्थितिकी केंद्र या AFEC वाटरशेड प्रबंधन के साथ सौंपे गए गैर सरकारी संगठनों में से एक था। वरिष्ठ विकास कार्यकर्ता डॉक्टर मल्ला रेड्डी के नेतृत्व में AFEC ने जैव विविध कृषि पारिस्थितिक हस्तक्षेपों के साथ वाटरशेड विकास के माध्यम से पर्यावरण की बहाली की। इन हस्तक्षेपों में मिट्टी और नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, कृषि वानिकी, बड़े पैमाने पर फलों के पेड़ लगाना शामिल है ताकि खराब पर्यावरण को पुनर्जीवित किया जा सके। एसियन फ्रेटर्ना इकोलॉजी सेंटर ने लंबे समय से सूखे की आशंका वाले जिले में होने वाली वर्षा की न्यूनतम मात्रा को कम करने के लिए गहन वाटरशेड उपाय किए। मृदा पोषण की बहाली ने वर्षा जल अवशोषण और अंतःस्राव सुनिश्चित किया। तब जल ग्रहण क्षेत्र के संरक्षण को बहुत तीव्रता से लिया जाना था। देशी पेड़ों के पत्तों के कूड़े से बहुत जरूरी गीली घास पैदा होती है। मिट्टी में कार्बनिक कार्बन बढ़ता है, जिससे खराब पर्यावरण के प्राकृतिक उत्थान में मदद मिलती है। इससे बारिश के पानी के रिसने में मदद मिली और बारिश के पानी के बहाव को रोका गया और भूजल के पुनर्भरण में वृद्धि हुई।
When you have multi-cropping, मल्टी क्रॉपिंग देखें, जब आपके पास मल्टी क्रॉपिंग हो तो जड़ें विविध होती हैं। जड़ की विविधता के कारण आपके पास मिट्टी में विविध सूक्ष्म जीव होते हैं। मिट्टी में विविध सूक्ष्म जीवों के कारण मिट्टी झरझरा या पारगम्य हो जाती है, जिससे बारिश होने पर पानी रिसने लगता है। बहु फसल का आपका प्रश्न निश्चित रूप से अच्छा है, जो नमी बनाए रखने में मदद करेगा, साथ ही पानी को रिसने देता है। देखिए, जल ग्रहण क्षेत्र को जलाशय के रूप में कार्य करना चाहिए, इसलिए जब यह पानी के रिसने में मदद करता है और पानी को बरकरार रखता है, तो आप किसान को उपलब्ध पानी देखेंगे। मिट्टी में पानी की नमी का स्तर कितना और पर्याप्त है, जो फसल में इष्टतम फसल और इष्टतम उपज के लिए आवश्यक है। लाल बजरी अर्ध पारगम्य मिट्टी के माध्यम से वर्षा जल के रिसने को सक्षम करने के लिए एक्सियन फ्रेटर्ना ने देशी पेड़ लगाना शुरू कर दिया। देशी पेड़ों की जड़ प्रणाली ने इसकी जड़ प्रणाली में रोगाणुओं के साथ मिलकर कार्बन को अलग कर दिया और मिट्टी के जैविक जीवन में सुधार किया। नीम, इमली, बीज, आम और अन्य देशी फलों के पेड़ों से लीफ कूड़े ने प्रभावी ढंग से गीली घास बनाई, जो उपजाऊ शीर्ष मिट्टी बनाने के लिए विघटित हो गई। इसके अलावा वाटरशेड में देशी पेड़ों की बहु फसल जीत जीत के समाधान का मंत्र बन गया। मल्टी क्रॉपिंग ने विविध रोगाणुओं, पक्षियों, कीड़ों आदि को सुनिश्चित किया और एक पारिस्थितिक संतुलन बनाया। 10 से 15 वर्षों की अवधि में भूजल धीरे धीरे फिर से भरने लगा। जिन किसानों को बार बार सूखे की मार झेलनी पड़ी थी, उन्हें अब मुफ्त में फलदार पौधे मिल गए हैं, जिनका उन्होंने पालन पोषण किया। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई ने फलदार वृक्षों के युवा पौधों को प्रभावी नमी आपूर्ति प्रदान की। धीरे धीरे पूरा उजड़ा हुआ परिदृश्य एक झिलमिलाती हरी भरी छत्रछाया में आच्छादित हो गया, जो आंखों को देखने लायक था। यदि एक मरुस्थलीय परिदृश्य को उपजाऊ क्षितिज में बदल दिया जा सकता है, जिसमें फल देने वाली देशी फसलें एक सैंडस्केप को उपजाऊ कृषि भूमि में बदल देती हैं, तो इसकी सफलता को दुनिया के अन्य मरुस्थलीय परिदृश्यों में प्रतिकृति की आवश्यकता होती है, जो अब जलवायु परिवर्तन से त्रस्त हैं। भारत को स्वतंत्रता मिलने के 2 दशक बाद भोजन की कमी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर किया। 1969 की तथाकथित हरित क्रांति या खाद्य क्रांति ने भुखमरी को कम करने के उद्देश्य से गेहूं और चावल जैसी बहुसंख्यक मुख्य खाद्य फसलों की खरीद पर जोर दिया। यह विभिन्न प्रकार के बाजरा और अन्य विविध किस्मों की कीमत पर किया गया था, जो भारत की विशाल कृषि विविधता जैसे अनाज, दालें, अनाज अंकुरित, साथ ही साथ बागवानी उपज की लापरवाही की अनदेखी की गई थी। कार्बोहाइड्रेट आधारित अनाज खरीद पर इस गलत जोर ने भारत में कृषि विविध फसलों के बाजार को तबाह कर दिया। इसने देश की नई पीढ़ियों में अंतःस्रावी विकारों के महामारी अनुपात में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे मिट्टी की उत्पादकता पर भी भारी असर पड़ा। मृदा पोषण समाप्त हो गया था। कृषि विविध किस्मों की जड़ प्रणालियों पर रोगाणुओं की भूमिका निभाने के बिना नमी का तनाव बढ़ गया था। तो इस तरह की नकदी चालित हरित क्रांति मॉडल के कारण मोनो फसल का उदय हुआ है। उच्च बाहरी इनपुट एक तरह का प्रतिमान लोगों को बाजारों में ले जा रहा है और खाद्य फसलों, खाद्य विविधता, देशी भोजन को भी मार रहा है। इसी के साथ एक और सहयोग भी हुआ है, जिसने इन मुद्दों को और बढ़ा दिया है। चावल 1983 से आंध्र प्रदेश में बहुत ही रियायती चावल पर 1 रुपये और 2 रुपये किलो के हिसाब से दिया जाता था। तो चावल के साथ साथ यदि उन्हें अन्य सभी खाद्यान्न भी देना होता तो वो बेहतर होता, लेकिन वे चावल से चिपके रहते, क्योंकि चावल की लॉबी बहुत मजबूत होती है। पूरे देश में आप जानते हैं कि चावल की लॉबी मजबूत है, इसलिए उन्होंने दक्षिण भारत में चावल और उत्तर भारत में ज्यादातर गेहूं पर ध्यान केंद्रित किया। ग्रामीण आसानी से सहमत है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने उन्हें आजीविका सुरक्षा प्रदान की है, साथ ही साथ सामुदायिक संपत्ति में सुधार और प्रवास को उलट दिया है। चूंकि अब पर्याप्त बारिश हो रही है,
भूजल 100 से 150 फीट तक भी उपलब्ध है। अगले एपिसोड में आप ऐसे कई ग्रामीणों से मिलेंगे जो इस तरह के पारिस्थितिक हस्तक्षेप से लाभान्वित हुए हैं। ट्यून करना न भूलें। मैं मालिनी शंकर डिजिटल डिस्कोर्स फाउंडेशन के लिए रिपोर्ट कर रही हूँ।